Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. लास्ट क्लास से कुछ क्वेश्चन है, किसी का कुछ पूछना है? तो हाँ बोलिए सर। पूछ रहे थे अगर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी में अगर क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप का आएगा इसका क्वेश्चन एग्जाम में? क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव सवाल अगर पूछा जाएगा तो उदाहरण के तौर पर आपकी चचेरी बहन आपके ऑप्शन ए प्राथमिक स्वजन है, ऑप्शन बी द्वितीयक स्वजन है, ऑप्शन सी तृतीयक स्वजन है, ऑप्शन डी फोर्थ लेवल नातेदारी में काउंट करते हैं। मतलब इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उसमें आप नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं और कितने ग्रुप्स होते हैं, वो सारा चीज आपको लिखना होगा। उसमें केवल आपको ये प्राथमिक तृतीयक स्वजन के बारे में ही नहीं लिखना होगा। आप में से किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए। विकास माइक ऑफ कीजिए। सवाल आपसे कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसके लिए बेहतर होगा कि प्रीवियस जो क्वेश्चन बैंक है उसको रेफर कीजिए। पहले जो पूछे जा चुके हैं सवाल वो अभी से अरेंज कर लीजिए। और वैसे आप लोगों का ये तो हमने पहले स्पष्ट कर दिया है कि 4th और 5th सेमेस्टर का एग्जाम जो है वो मिड सेमेस्टर के बेसिस पर दिया जाएगा। मिड सेमेस्टर के बेसिस पर ही आपको पास किया जाएगा, सिर्फ आपका फाइनल एग्जाम होगा। जो क्लासेस अभी वर्तमान में आपका ले रहे हैं वो इस कारण से ताकि आपको असाइनमेंट देंगे, 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा आप लोगों का। देखते हैं अगर संभव हो तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का जो मेरा पेपर है। वो कंप्लीट होने के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। उन असाइनमेंट का आंसर्स जो है आप लोग 10 दिनों के अंदर जमा कर दीजिएगा और उसका फिर मार्क्स हम चढ़ा करके हम भेज देंगे। उसी मार्क्स के बेसिस पर आपका मिड सेमेस्टर होगा और वही मिड सेमेस्टर आपका एंड सेमेस्टर के तौर पर काउंट होगा। मिड सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको पास किया जाएगा। तो इसलिए असाइनमेंट अच्छे से आप लोग लिखिए। इसी कारण से ये क्लासेस आप लोगों कर ले रहे हैं ताकि आप असाइनमेंट्स ठीक ढंग से लिख सकें। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सरल होंगे, बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं होंगे। जो हमने क्लास में बताया है उसी से सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, सेमेस्टर 6 की तैयारी कीजिएगा आप लोग और उसके लिए बेहतर होगा कि प्रीवियस जो क्वेश्चन बैंक है उसको देख लीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, क्योंकि सेमेस्टर 6 की संभावना है कि वो आपका ऑफलाइन होगा। इससे पहले न्यूज हमने शेयर किया था आप लोगों के ग्रुप में, ध्यान होगा आप लोगों को। उसमें यह आया था कि 4th और 5th सेमेस्टर का मिड सेमेस्टर के बेसिस पर पास किया जाएगा। ये 2018 और 21 के सेशन वालों के लिए था। 4th और 5th सेमेस्टर के एग्जाम क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का डिले है, 2021 में आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन बीच में ये कोरोना का काल आ गया, इस कारण से आप लोगों को दिक्कत हो रही है। तो यूनिवर्सिटी उसको दुरुस्त करने के लिए टाइमली आप लोगों को ग्रेजुएट बनाने के लिए यह कदम उठा रहा है। 4th और 5th सेमेस्टर आपका मिड सेमेस्टर के बेसिस पर ही पास किया जाए और 6th सेमेस्टर का ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो वो तब होगा जब कॉलेज खुलेगा। 6th सेमेस्टर की तैयारी रखिएगा। क्लास आप लोगों का शुरू जब भी होता हो क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं क्लास शुरू करने में। जब तक रूटीन पास नहीं होगा कॉलेज के द्वारा तो हम लोग क्लास नहीं शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन
उससे पहले जो है 4th सेमेस्टर का ये आप लोग का मिड सेमेस्टर हो जाएगा, असाइनमेंट के बेसिस पर वो कंडक्ट कराया जाएगा। वो आप लोग अच्छे से दीजिए, 4th सेमेस्टर पास करते हैं, उसके बाद फिर 5th सेमेस्टर पर फोकस। फाइनल आपका एंड एग्जाम जो होगा वो 6th सेमेस्टर का वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो 6th सेमेस्टर पर प्रीवियस क्वेश्चन जो आ चुके हैं उस पर फोकस कीजिएगा। कॉलेज खुलेगा और फटाफट ये एग्जाम होना शुरू हो जाएगा आप लोगों का। बाकी आगे के बारे में तो कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी जिस दौर से हम लोग जिस काल से गुजर रहे हैं ये थोड़ा विकट परिस्थिति है सभी लोगों के लिए। कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। जो लास्ट ईयर का कोविड था और इस साल का जो कोविड है इसमें बहुत अंतर है। लास्ट ईयर के कोविड में इतनी मौतें नहीं हो रही थी जितनी कि इस बार हो रही हैं, तो इसलिए कम संभावना है कि अभी कॉलेज खुलेगा, क्योंकि कोविड इज अ रियलिटी। यही समझ के चलिए कि कोविड जो है एक महामारी है, एक ऐसी महामारी है जिसमें इस बार सेकंड वेव में जाने जा रही है। इसलिए सभी सशंकित हैं, भयभीत हैं, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इस कारण से अभी आगे का कह पाना जो है वो मुश्किल है। कल मुझे भी एक और दुखद खबर मिली, मेरे जो गाइड थे जिनके अंडर में हम PhD कर रहे थे उनका भी देहांत हो गया इसी में। तो इसलिए अभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, इन सब की भी जान पर बनी आई है। तो कब खुलेगा यूनिवर्सिटी, खुलने के बाद भी कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे ये कहना मुश्किल है। वर्तमान दौर ऐसा है कि आप जीवित बच जाए इस दौर में वही सफलता है, बाकी सब चीजें तो बाद में भी हो जाएंगी। आज का जो दौर है तो इंसान जीवित रह जाए, ये दौर गुजर जाए, वही बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। क्योंकि हर दिन घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं जिसको देख करके आदमी को लगता है कि सर्वाइवल इज, आज के डेट में सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ये स्लोगन नहीं है, लेकिन जितना न्यूनतम हो सकता है कांटेक्ट, अपना न्यूनतम कांटेक्ट रखिए। बाहर निकलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों निकलिएगा। और ऐसा नहीं है कि इस महामारी में केवल वो लोग मर रहे हैं जो बुजुर्ग हैं या जिनको पहले से कोई बीमारी है। मेरे जान पहचान में ऐसे कई लोगों को हमने देखा जिनको कोई बीमारी नहीं थी, जो स्वस्थ थे, युवा थे, जिनको मतलब फिट कह सकते हैं, उनकी भी डेथ्स हुई है। तो इट इज अ रियलिटी। तो इसलिए आपको भयभीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगाह कर रहे हैं कि अवॉइड कीजिए अननेसेसरी, क्योंकि आप युवा हैं, घर में बैठे रहना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन अभी वर्तमान समय जो है कम से कम इस महीने तक पीक पे ये पहुंचेगा। तो इस समय सावधानी बरतिए, घर पर ही रहिए, जितना मिनिमम हो सकता है बाहर निकलना। और आप लोगों के पास काम है, क्लास चल रहा है, क्लास कीजिए, असाइनमेंट दिया जाएगा, असाइनमेंट जमा कीजिए। तो ये सब चीजें प्रायोरिटी बेसिस पर अपना कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, फिट रखिए। ओके, बाकी तारा मैम का आप लोगों का क्लास चल रहा है? नो सर। वो भी नहीं सर। अस्वस्थ हैं, अभी उनके घर में भी समस्याएं हैं, इधर तो बात नहीं हो पाई है। लास्ट वीक बात हुई थी, उस समय मैम भी बीमार चल रही थी। तो चलिए जल्दी उनके स्वस्थ होने की कामना कीजिए, जल्द स्वस्थ हो जाए तो फिर आप लोगों का सिलेबस जो है वो ओवर हो जाए। ठीक है, तो नातेदारी हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि कितने प्रकार के होते हैं, स्वजन कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक स्वजन, द्वितीयक स्वजन, तृतीयक स्वजन। आज हम लोग किनशिप का यूजेस, प्रकार क्या है, क्यों आवश्यक है नातेदारी को, वो देखेंगे। ना किनशिप जो है या नातेदारी हमें क्यों जरूरत पड़ता है, तो ये तो सरल सा प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि सपोर्ट मिलता है। जितना रिश्तेदार, नातेदार, आप किसी भी तरह की आप घटना या दुर्घटना लीजिए, उसमें
आपको नातेदारी समूह से ही समर्थन मिलता है। मान लीजिए किसी के घर में दुर्घटना हुई, मृत्यु हो गई, तो सभी रिश्तेदार उस समय उनके यहाँ इकट्ठा होते हैं, उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं ताकि वो उस दौर से उबर पाए। लेकिन ये कोविड का जो दौर चल रहा है, आप देखिएगा कि यहाँ पर अब आज की डेट में रिश्तेदार भी अब आगे नहीं आते, क्योंकि हर किसी को भय है। किसी के घर मृत्यु हो रही है तो अंतिम संस्कार के लिए भी रिश्तेदार जो है नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी महामारी है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी जान की फिक्र है, कहीं उसे अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन अदरवाइज इस महामारी को अगर हटा दिया जाए तो बाकी समय में आप देखिएगा कि किसी भी घर में अगर मृत्यु होती है, उस समय परिवार के बाकी सदस्य, रिश्तेदार, नातेदार, ये सभी आकर के उस परिवार को संभालते हैं, ढाढ़स देते हैं। हफ्ते 10 दिन तक वो उस घर में रुकते हैं ताकि जो घर में मृत्यु हुई है तो उन लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जा सके। प्लस है क्या कि जिस घर में दुर्घटना हुई है इस प्रकार की, वहाँ के फैमिली मेंबर्स वो अपने में नहीं रहते हैं, वो अपना देखभाल खुद नहीं कर सकते हैं, तो रिश्तेदार समूह आकर के उनको संभालते हैं। खाना बनाना, घर वगैरह साफ रखना, ये सब सारा कार्य जो है वो रिश्तेदार समूह आकर के संभालते हैं, तो एक सपोर्ट होता है। ये सपोर्ट जो है दुख के समय में ज्यादा महत्व रखता है, लेकिन सुख के समय में भी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। जैसे कोई भी सपोजली संस्कार हो रहा है, विवाह हो रहा है या बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो उसमें परिवार और रिश्तेदार समूह उनको सबसे पहले बुलाया जाता है और उनके आने से एक सपोर्ट रहता है। क्योंकि अगर शादी हो रही है तो एक बड़ा काम होता है और स्वयं से कर पाना संभव नहीं होता है। तो इसमें होता है क्या है कि जो भी हमारे रिश्तेदार समूह होते हैं वो सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं। जिस घर में शादी हो रही है वहां पर शादी से 10-15 दिन पहले ही वो जमा होना शुरू होते हैं। ढोलक बज रहा होता है, गीत चल रहा होता है, अलग अलग तरह के संस्कार हो रहे होते हैं। तो उससे एक प्रकार से उस परिवार को एक जो भी मतलब नातेदारी समूह एक एक्सटेंडेड फैमिली के जैसा कार्य करता है कि उसमें जो भी मनोरंजन का कार्य है, ठीक है, एंटरटेनमेंट हो, सेलिब्रेशन हो, ये सभी रिश्तेदारों के बिना संभव नहीं है। आज भले इंसान जो है वो धीरे धीरे करके अपने कोकून में वो जीना शुरू कर दे रहा है, बहुत ज्यादा रिश्तेदारों से संपर्क नहीं रहता है। और शादी ब्याह जब होते हैं तो आप देखिएगा कि जिस दिन शादी है उसी दिन रिश्तेदार पहुंचते हैं और बाकी सारा जो पहले का सेलिब्रेशन वगैरह हुआ करता था, जो रीति रिवाज या संस्कार वगैरह किए जाते थे ब्याह के समय, हल्दी लगाना, उपटन लगाना, ये सब सारे जो संस्कार होते थे, तो उसमें सभी रिश्तेदार समूह के ही लोग मौजूद होते थे। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे ये परिवार सिमटता चला जा रहा है, लोगों के पास समय का अभाव है, तो ये विवाह का जो भी संस्कार वगैरह होता है वो सब अब आज की डेट में आउटसोर्स हो जाता है। जैसे पहले रिश्तेदार समूह में से ही कोई खाना का कार्य संभाल रहा होता था, तो कोई टेंट का कार्य देख रहा होता था, तो कोई परिवार के भीतर में जो आवश्यकताएं हैं उसका प्रभार देख रहा होता। तो मतलब है क्या कि ये सारा जो काम है, आप लोगों ने भी शादियां देखी होंगी, आपने देखा होगा कि फूफा है या चाचा है वो किचन वाला डिपार्टमेंट वो संभाल रहे हैं, तो कोई रिश्तेदार मामा है वो टेंट वाला, तो कोई जो है वो फूल का अरेंजमेंट, मेहमानों को दावत देना, उनको घर जा करके न्योता देना, ये सब काम सब रिश्तेदार समूह से ही होता था।
लेकिन आज धीरे धीरे करके ये प्रकार घट गया है, आउटसोर्सिंग हो गई है। अब इवेंट मैनेजर्स जो हैं ये काम संभाल लेते हैं। जो न्योता देना होता है वो न्योता अब कार्ड के माध्यम से नहीं, व्हाट्सएप में ही भेज दिया जाता है, फोटो खींच करके कार्ड का। जो फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज होना होता है, खाना का काम है तो वो केटरर देख रहा होता है। जो पंडाल वगैरह का काम है या जहाँ पर शादी आयोजित होनी है वहाँ का अरेंजमेंट जो देखना है तो वो उसके लिए इवेंट मैनेजर्स होते हैं, उनको दे दिया जाता है। ये इस कारण से है क्योंकि हमारे रिश्ते सिमटते चले जा रहे हैं और आज ना रिश्तेदारों के पास समय है। रिश्तेदारों के पास समय इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम उनके जो इस तरह के संस्कार, रीति रिवाज, सेलिब्रेशंस होते थे तो उसमें हम भी नहीं जाते थे तो वो भी नहीं आते हैं। लेकिन ये शहरों में है, गांव में देखिए कि आज भी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है या छोटे शहरों में इवेंट मैनेजमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पर रिश्तेदार समूह ही आकर के मोर्चा संभालते हैं, वही लोग सारा काम देख रहे होते हैं। तो ये दूसरा यूज है रिश्तेदारी का। तीसरा सिक्योरिटी, सुरक्षा। अगर आप किसी एक बड़े रिश्तेदार समूह से संपर्क रखते हैं तो वो आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है, क्योंकि आपके साथ अगर कुछ भी घटना दुर्घटना होता है तो परिवार या वो रिश्तेदार समूह के बाकी लोग वो सभी आपके साथ खड़े रहते हैं। अगेन ये शहरों में उतना मायने नहीं रखता जितना कि छोटे शहरों में या ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वहां पर अभी भी रिश्तेदारी समूह जो है वो मजबूत है। अगर किसी परिवार के किसी एक सदस्य के साथ कोई मान लीजिए समाज के बाकी लोग जो है हाथापाई करते हैं या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, तो वैसे परिस्थिति में जो उनका रिश्तेदारी समूह है वो सभी आ जाते हैं उनके समर्थन में। तो गांव वगैरह में है क्या कि ये रिश्तेदारी समूह जो है वो आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है। लोग लड़ने से पहले देखते हैं कि आपका रिश्तेदारी समूह अगर बड़ा है, अगर बहुबल है, अगर आप सामर्थ्य रखते हैं, बड़ा है, तो वैसे परिस्थिति में गांव के बाकी जो लोग हैं वो आपसे लड़ने से पहले सोचते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसका रिश्तेदारी समूह जो है वो काफी बड़ा है और बाकी सभी इसके रिश्तेदार इसके समर्थन में आ जाएंगे। तो ये एक तीसरा प्रकार है कहिए कि रिश्तेदारी का। नेक्स्ट, क्राइसिस जब भी होता है, संकट की स्थिति जब भी आती है, तो संकट की स्थिति में ये रिश्तेदार ही सपोर्ट में आते हैं। किसी भी तरह का घटना दुर्घटना हो, माने किसी परिवार में एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो सबसे पहले परिवार के ही जो ये रिश्तेदार समूह जो है वही लोग सबसे पहले आते हैं। कई दफे तो हमारे मित्र जो है वो भी आते हैं, तो उनको भी एक प्रकार से हम अपने परिवार का ही सदस्य मान करके चलते हैं। तो किनशिप का अर्थ केवल फॉर्मल जो आपसे रक्त के संबंध से जुड़े हों या फिर विवाह के संबंध से जुड़े हों, वो नहीं है। अनौपचारिक संबंध भी कुछ जो है वो आपके किनशिप में काउंट किए जाते हैं। कई समाजशास्त्री जो हैं इस प्रकार के अनौपचारिक संबंधों को भी भारत में मान्यता देते हैं, जैसे मित्रों का संबंध या गुरु शिष्य का संबंध, वो भी एक महत्व रखता है कि गुरु और शिष्य का इतना आत्मीय संबंध होता है कि उनको परिवार का सदस्य के जैसा ही उनको सम्मान दिया जाता है। तो इस तरह की ये इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं। और संकट की स्थिति में होता क्या है कि ये मदद करते हैं। ये जितने भी रिश्तेदार नातेदार होते हैं उन्हें हम एक प्रकार से भाई बंधु के तौर पर हम कंसिडर करते हैं, और जब संकट की स्थिति आती तो उनसे मदद या रेसिप्रोकल रिलेशन, उनको जब जरूरत है तो हम मदद करें या हमें जब जरूरत है तो हम उनसे मदद मांग सकें। तो ये सपोर्ट जो है दोनों इमोशनल भी है, इकोनॉमिक भी सपोर्ट हो सकता है या फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है कई दफा, फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट। फाइनेंशियल से तात्पर्य है कि
आप जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा कि कई धर्मों में यह वर्णित है कि मदद करनी है तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में से देखो। जैसे इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि ज़कात निकालना होता है, इंसान को हर साल अपनी संपत्ति का 2.5% वो निकालना होता है। तो ये 2.5% जो निकालना होता है, तो मान लीजिए किसी का सालाना आमदनी अगर 1 लाख है तो उसका 2,500 उसको निकालना है। अगर 10 लाख है तो उसको 25,000 निकालना है, जो मदद करने के तौर पर। ज़कात में पहला हक जो दिया गया है इस्लाम में, वो है कि आपके करीबी रिश्तेदार, जो आपके रिश्तेदार हैं जो गरीब हैं, सबसे पहले उनकी मदद कीजिए। उसके बाद बच जाए तो फिर उनसे बाहर की मदद कीजिए, अपने पड़ोसी की मदद कीजिए, क्योंकि वो भी एक प्रकार से रिश्तेदार में ही काम होते हैं। तो ये ग्रेडिंग है कि आपको किनकी मदद करनी है, कैसे मदद करनी है। तो अगर आपके निकट संबंधी में कोई बीमार है तो उसकी मदद कीजिए। निकट संबंधी में किसी के घर शादी होनी है, पैसा नहीं है तो उसकी मदद कीजिए। निकट संबंधी में रिश्तेदारी में कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है तो उसकी मदद कीजिए। और मदद करते समय यह प्रयास कीजिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचे। और प्राथमिकता के साथ पहले आप उनकी मदद कीजिए, उसके बाद फिर बाकी समूहों की मदद कीजिए। तो धर्मों में भी यह वर्णित है कि क्राइसिस के समय जो रिश्तेदार हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट करें, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम हो, तो उसमें सपोर्ट करें। ओके, नाउ इसके अलावा भी कई यूजेस होते हैं किनशिप के। पॉलिटिकल, जैसे एक रिश्तेदार समूह जो है, अगर किसी गांव की हम बात करें तो गांव का मुखिया या सरपंच वही चुना जाता है अगर आप सपोजली एक ऐसे खानदान से संबंध रखते हैं जहां पर संख्या ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए ये गांव में 100 परिवार है। इस 100 परिवार में से 45 परिवार जो है वो आपके खानदान का है, तो आपकी प्रबल संभावना है कि आप वहां के सरपंच बन सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं। क्योंकि ये जो रिश्तेदार होते हैं वो हमारा समर्थन करेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि हमारे ही रिश्तेदार में से कोई बने, हमारे ही खून में से कोई जो सरपंच या मुखिया बने। और ये गिव एंड टेक रिलेशन होता है। ये 45 का जो परिवार है ये वोट दे करके अपने रिश्तेदार में से किसी एक को सरपंच या मुखिया बनाएगा, तो बदले में ये बनने के बाद अपने परिवार वालों का अपने रिश्तेदारों के लिए भी फायदा का सोचेगा। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल बेनिफिट्स होते हैं। इनफॉर्मली होता क्या है कि कोई भी एक व्यक्ति अगर किसी सरकारी महकमे में काम कर रहा है, कार्यालय में काम कर रहा है, और उस विभाग में नियुक्ति आती है, वैकेंसी आती है, तो अगर आप वहां पर ऊंचे पद पर हैं तो आप प्रयास कीजिएगा कि आपके करीबी रिश्तेदार में से किसी को उसमें भर्ती कर दिया जाए, जिसे हम लोग नॉर्मली भाई भतीजावाद कहते हैं। तो हर इंसान चाहता है कि उसके अपने निकट संबंधी में से किसी एक को ये फायदा पहुंचाया जाए। फायदा किसी न किसी को तो मिलना है, तो हम अपने निकट संबंधी को, तो वो क्यों ये करता है? क्योंकि वो रिश्तेदारी है। तो ये रिश्तेदारी समूह जो है एक प्रकार से एक समर्थन समूह का भी रूप में कार्य करता है, जहां पर उनको राजनीतिक या आर्थिक या व्यावसायिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारे जो है यूजेस हैं किनशिप के, ये कहिए कि प्रकार हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा कि कुछ समुदाय या समूह में, जैसे मरवाड़ी हो,
या गुजराती हो या सिख हो, इनमें आपसी भाईचारे की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये है क्या कि ये एक दूसरे से रिश्तेदारी नातेदारी संबंध से जुड़े होते हैं। आप कभी भी नहीं देखिएगा कि कोई सिख जो है वो भीख मांगता है, मिलेगा। अगर कोई भीख मांग रहा है तो वैसे स्थिति में होता क्या है कि बाकी सिख जो है वो उसकी मदद करेंगे और उसे ऐसा काम करने से रोकेंगे। वो उसको आर्थिक रूप से मदद करेंगे, उसका कोई दुकान स्थापित कर देंगे या बाजार में एक कुछ भी छोटा मोटा काम उसको दिला देंगे ताकि वो भीख नहीं मांगे। तो इस प्रकार से होता क्या है कि ये सभी एक दूसरे की आर्थिक मदद करते हैं और ये इन्हें एक मजबूत समूह में बांधता है। यही कारण है कि सिख समुदाय जो है वो काफी सॉलिड ग्रुप होता है। ये एक दूसरे की आर्थिक सहयोग करते हैं, मदद करते हैं और ये गिव एंड टेक रिलेशन होता है। कभी आप मदद लीजिएगा तो कभी फिर आप मदद कीजिएगा। उसी प्रकार से मारवाड़ी है या गुजराती समूह है, उनमें भी इस प्रकार का एक दूसरे से परस्पर सहयोग का देखने को मिलेगा। कई दफा तो नेगेटिव में भी देखने को मिलता है। जैसे आप देखिएगा कि शेयर मार्केट में होता क्या है, कई दफा ये समूह जो होता है ये मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट किस प्रकार से करते हैं कि ये एक आपस में ये रिश्तेदारी संबंधों से जुड़े होते हैं। मान लीजिए कि 10 गुजराती हैं और ये धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, तो ये क्या करते हैं कि किसी एक शेयर को पिकअप करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये 10 जो फैमिली है ना, ये आपस में एक दूसरे से रिश्तेदारी संबंधों से जुड़े होते हैं और ये काफी धनाढ्य या मजबूत संबंध होता है इनका। ये इस कारण से है क्योंकि सूचना जो है लीक नहीं होना चाहिए। सूचना अगर लीक होगा तो सभी का नुकसान होगा। तो ये क्या करते हैं, ये लोग बैठ करके, ये करोड़पति समूह होता है, ये सपोजली 10 लोगों का, तो ये मिल करके बैठ करके ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये वाला शेयर जो है XYZ शेयर, इसमें हम लोग निवेश करते हैं। तो होता क्या है कि ये शेयर जो है कृत्रिम रूप से ये इसका मार्केट रेट भागना शुरू होता है। मान लीजिए 100 रुपए का शेयर था, ये लोग इन्वेस्ट करते थे, इसका शेयर का वैल्यू जो है फिर 125, 135, 140, 155 ऐसे करके भागना शुरू होता है। जब ये भागना शुरू होता है, जब लोग देखते हैं कि अरे 3 महीने में ये 50% ग्रोथ हो गया है, तो बाकी लोग अपना पैसा इस शेयर में लगाना शुरू करते हैं। उसके परिणाम स्वरूप होता है कि तेजी से भागता है, 325, 365 पहुंच जाता है। तो और लोग देखते हैं कि 100 का शेयर जो है ये इतना 3 गुना वृद्धि हो गया और लगाना शुरू करते पैसा। उसी समय क्या करते हैं, ये 10 परिवार जो है ना, ये बैठ करके निर्णय लेते हैं कि अब ये टाइम आ गया है, इतना पहुंच गया, अब पैसा निकाल लो। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मान लीजिए 10-10 करोड़ लगाया और उसका वैल्यू कृत्रिम रूप से बढ़ाना शुरू किया शुरुआत में। 10 करोड़ का इन लोगों ने कितना बना लिया, 35 करोड़ के आसपास बना लिया। एक एक परिवार जो है 25-25 करोड़ का फायदा हो गया। अब उसके बाद वो पैसा बाहर निकाल लेता है। पैसा जब बाहर निकालता है तो ये वैल्यू, उसका शेयर का वैल्यू गिरना शुरू होता है। ये तो पैसा कमा करके निकल गया। अब मान लीजिए जिसने 325 में शेयर खरीदा था, अब वो तो औंधे मुंह गिरेगा, घट करके 155, 135, 100 हो सकता है और नीचे चला जाए, 60 पे आ जाए। तो ये एक नेगेटिव उदाहरण है, लेकिन होता है। ये शेयर मार्केट का जो जानकार है वो आपको बताएंगे कि इस प्रकार से बेटिंग होता है। लेकिन इस बेटिंग में जो लोग शामिल होते हैं ना, वो आपस में रिश्तेदारी समूह से जुड़े हुए होते हैं। रिश्तेदारी समूह से इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि इन्हें एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो कि ये सीक्रेसी को मेंटेन कर सके। इनमें से 10 हैं तो 10 ही लोगों को मालूम होगा, 11 को नहीं मालूम होगा। तो ये है क्या कि एक प्रकार से एक दूसरे की फाइनेंशियल मदद करते हैं। यही कारण है कि ये काफी धनाढ्य होते हैं। ये अपना जो बिजनेस करेंगे, आप सपोजली मारवाड़ी है तो अपना जो बिजनेस करेगा वो प्रयास करेगा कि वो मारवाड़ी से ही बिजनेस करे। जो भी सामग्री लेना है उसको वो मारवाड़ी से ले, ताकि वो मारवाड़ी की मदद पहुंच सके। तो इससे होता है जितने भी जो मर्केंटाइल कम्युनिटी जो होते हैं ना, व्यापारी समूह जो होते हैं, ये व्यापारी समूह वो हर समुदाय में हो सकते हैं, हिंदू में हो सकते हैं, सिख में हो सकते हैं, मुस्लिम में हो सकते हैं। ये व्यापारी समूह ये क्या करते हैं कि एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि एक दूसरे से रिश्तेदारी संबंधों से जुड़े होते हैं।
एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो मजबूत होगा। एक दूसरे का हम लोग अगर वैमनस्यता का भाव रखेंगे या एक दूसरे का पत्ता काटने का प्रयास करेंगे तो उसमें हम आपस को ही कमजोर करेंगे, हमारा रिश्तेदारी जो है वो कमजोर हो जाएगा। रिश्तेदारी का मतलब ये नहीं होता कि केवल खून के रिश्ते, रिश्तेदारी का अर्थ ये भी होता है कि हम फाइनेंशियली भी हम मजबूत रहें। तो फाइनेंशियली मजबूत रहने के लिए एक दूसरे से इस प्रकार का वो आर्थिक सहयोग करते हैं। तो ये उदाहरण है रिश्तेदारी समूह के जो यूजेज हैं उसके। आई होप सो कि ये क्लियर है हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों का। नेक्स्ट क्लास में किन ग्रुप्स जो है वो हम लोग देखेंगे, इन ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं, और इसी क्लास में आई होप सो कि ये टॉपिक जो है वो आपका ओवर हो जाएगा। किसी सवाल है, कुछ पूछना है यहाँ पर पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं है तो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल के क्लास में फिर हम लोग आई सपोज कि फाइनली ओवर हो जाना चाहिए टॉपिक, उसके बाद फिर आप लोगों को असाइनमेंट देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।